तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे क्लास 8 के, जिसका नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू के हमने 2 चैप्टर्स को के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए हाजिर हूँ मैं एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्लास 8 के हनी ड्यू नामक पुस्तक के हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। लेसन 3 का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। देखिए, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल की एक झलक ये कह सकते हैं हम। तो ये एक पार्ट जो है ये एक चित्रकथा है। इसमें पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को समझाया गया है। तो इसमें पिक्चर के माध्यम से क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस। पहले ये आप लोग पार्ट का फ़ोटो देख लिए और चलिए कंप्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर? कह रहा है लुक एट द पिक्चर 1, पहली पिक्चर 1, चित्र 1 को देखिए, एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, और याद कीजिए, रिकॉल का मतलब याद कीजिए, लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। वो जो गाना है जो अभी पिक्चर आप लोग देखेंगे जो उसमें सिंगर गाना गा रही हैं, कह रहा है कि उस सॉन्ग के मतलब शुरुआती लाइन्स क्या हैं वो आप हिंदी में बताइए। हिंदी सॉन्ग मतलब उसको हिंदी में बताना है। हु इज़ द सिंगर, और जो गायिका हैं जो गा रही हैं वो कौन है? हु एल्स, और अन्य, एल्स का मतलब है अन्य। डू यू सी इन द पिक्चर, मतलब फ़ोटो में और आप किसे किसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पिक्चर देखेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। देखिए ये पिक्चर है, पिक्चर फर्स्ट है। देखिए इसमें कह रहा है ये जो गा रही हैं ये सिंगर का नाम पूछा है, ठीक है, और ये कौन सा गीत गा रही हैं उसके शुरुआती लाइंस को पूछा है। उसके बाद देखिए ये लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, और आपने गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो हमें ओपनिंग लाइन मतलब शुरुआती लाइन से बतानी है, जो है ऐ मेरे वतन के लोगों, और गायिका का नाम पूछा है तो ये लता मंगेशकर हैं। ठीक है, गायक कौन है? लता मंगेशकर। और कह रहा है कि फ़ोटो में और किसे किसे आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसको किसको देख रहे हैं? ये हैं, सॉरी रुकिए, ये जो इनके बगल में हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, और ये हैं इंदिरा गांधी। तो 3 लोग और हमें पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पिक्चर देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं आंसर। आंसर क्या है? आंसर आप लोग देखिए, कह रहा है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, जो शुरुआती लाइन है हिंदी गाने के वो कौन सी हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, ये है ओपनिंग लाइन, शुरुआती लाइन्स है। एंड द सिंगर इज़ लता मंगेशकर, गायिका कौन है? गायिका है लता मंगेशकर। उसके बाद लिखा है इन द पिक्चर वी सी, मतलब चित्र में हम और किसे देख रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेज इंदिरा गांधी। तो इन लोगों को हम पिक्चर में अलग देख रहे हैं। चलिए ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है इन द पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। देखिए यहाँ पे जहाँ भी कंपनी वर्ड आएगा तो कंपनी का मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि अंग्रेज़ों ने डाली थी। ठीक है, कह रहा है दूसरे पिक्चर में देख के बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, आप कंपनी के, कह रहा है कि दूसरे पिक्चर में देख के बताइए कि आप कंपनी के सुपीरियर वेपन्स का मतलब होता है सबसे बड़े, वेपन्स का मतलब है हथियार, या सब सुपीरियर का कह सकते हैं शक्तिशाली या सबसे बड़े, और वेपन्स का मतलब है हथियार। तो दूसरी पिक्चर में देख के बताइए कि कंपनी के सबसे बड़े हथियार कौन कौन से थे। कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज़ों ने भारत में डाली थी। तो चलिए पहले हम लोग पिक्चर देखेंगे, फिर हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए पिक्चर 2 है,
यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, पिक्चर 2 है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ से मतलब भारत में आते हैं ये लोग, स्टेबलाइज्ड करते हैं। यहाँ पे वॉर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे समाज सुधारकों के बारे में दिया है, जैसे राजा राम मोहन राय थे, टीपू सुल्तान वगैरह का पिक्चर इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि कंपनी के सबसे मुख्य हथियार क्या थे। आंसर है द कंपनी सुपीरियर वेपन्स आर, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों के सबसे शक्तिशाली हथियार क्या थे, सबसे शक्तिशाली हथियार थे। वेपन्स का मतलब हथियार क्या थे, देयर गन्स, उनकी बंदूकें, कैनन्स, कैनन एक तरह की तोप होती थी, ठीक है, तोप को कैनन कहा जाता था। एंड और क्या था, डिवाइड एंड रूल टेक्निक, अंग्रेज़ों की एक नीति थी जिसे वो लोग कहते थे बांटो और राज्य करो। तो डिवाइड का मतलब है बांटना, एंड रूल, रूल का मतलब है राज्य करना, टेक्निक का मतलब है तकनीक। तो अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों में फूट डालो और राज्य करो या बांटो और राज्य करो की नीति से मतलब अंग्रेज़ शासकों को एक दूसरे को आपस में लड़ाते थे। तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु इज़ एन आर्टिसन। देखिए हु इज़ एन आर्टिसन, आर्टिसन का मतलब क्या है, आर्टिसन का मतलब है कारीगर। कारीगर कौन थे, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड, ठीक है। पिक्चर 3, पिक्चर मतलब तीसरे चित्र से देख के हमें बताना है कि बताइए कारीगर कौन थे और आपको क्यों लगता है कि सफ़र का मतलब होता है। देखिए यहाँ पे जो सफ़र वर्ड आया है, परेशान होना या पीड़ित होना, ठीक, सफ़र का मतलब है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कारीगर जो थे वो पीड़ित हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आंसर इसका। हाँ चलिए आगे चलते हैं और आंसर हम लोग देखेंगे। पहले पिक्चर देख लीजिए आप लोग, पिक्चर 3 है ये, देखिए पिक्चर 3 है। यहाँ पे कुछ पिक्चर में बताया गया है कि कारीगर, यहाँ पे देखिए कारीगर कौन थे, ये अंग्रेज़ शासक हैं। यहाँ पे कुछ हिंदूज़ हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देखेंगे कारीगर किन्हें कहते हैं और उन्हें परेशान क्यों होना पड़ा। तो देखिए आंसर है अ स्किल्ड पर्सन, स्किल का मतलब होता है कला, ठीक है, स्किल्ड का मतलब कला या कुशल। अ स्किल्ड पर्सन who knew the art of making something by hands manually is called an artisan। अब देखिए इसका हिंदी में मतलब है अ स्किल्ड पर्सन, एक कुशल व्यक्ति या एक मतलब कला जानने वाला व्यक्ति, हु न्यू द आर्ट ऑफ, जो कला जानता है किसकी, मेकिंग समथिंग बाय यूजिंग हैंड, हाथ का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को बनाने की कला को जो जानता है उसी को क्या कहते हैं, आर्टिसन, या हिंदी में कारीगर कहते हैं। वह व्यक्ति जो हाथ से किसी चीज़ को बनाने की कला जानता है, मैनुअली यानी हैंडमेड, हाथ से जो कुछ बना सकता है, जिसके पास वह कला होती है, उसे ही हम लोग हिंदी में कारीगर और अंग्रेजी में आर्टिसन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दे सफ़र्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सेलिंग मशीन मेड प्रोडक्ट। तो देखिए दे सफ़र्ड, सफ़र्ड का मतलब मैंने बताया पीड़ित होना या परेशान होना। वे परेशान हुए बिकॉज, क्योंकि ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का मतलब है अंग्रेज, ब्रिटिश से जो आए थे, ठीक है। स्टार्टेड सेलिंग मशीन मेड प्रोडक्ट, तो जो अंग्रेज़ थे वो मशीनों से बनी चीज़ों को बेचने लगे थे बाज़ारों में, जिससे हाथ से बनी चीज़ें कोई नहीं लेता था। इसलिए जो हाथ से चीज़ें बनाने वाले कारीगर थे उन्हें परेशान होना पड़ा, ठीक। ये उसका आंसर हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कह रहा है किस फोटो में, किस चित्र में, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, यू का मतलब है आपके। तो कह रहा है आपके अनुसार किस पिक्चर में रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कह रहा है इस रिवॉल्व्स का मतलब, रिवील्स का मतलब होता है उत्पन्न करना, फर्स्ट का मतलब पहला, स्पार्क का मतलब है चिंगारी, और फायर मतलब आग, और रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति या विद्रोह। तो आपके अनुसार किस पिक्चर में क्रांति की पहली चिंगारी, क्रांति की पहली चिंगारी उठी, मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर, मतलब उसकी
जो क्रांति की आग थी उसकी पहली चिंगारी किस पिक्चर से आपको पता चलती है। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा सा आंसर क्या है, आंसर है पिक्चर नंबर 7, 7वें पिक्चर में। 7वीं पिक्चर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को, ये रही 7वीं पिक्चर, द स्पार्क। इसका मतलब जो हेडिंग है वही है स्पार्क। ठीक है, द स्पार्क 1855 से 1857, यानी कि जो पहली क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है। यहीं से पहली चिंगारी, यहीं से विद्रोह होना शुरू हो गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे। तो ये थे कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन। अब आएंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। कह रहा है, क्या आपको लगता है कि इंडियन प्रिंसेस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार या राजा कह सकते हैं हम लोग, जो भारतीय राजकुमार या राजा थे वो क्या थे, शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है अदूरदर्शी, यानी कि जो दूर की चीज़ों को, मतलब ये ना सोच सके कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, उसे सिर्फ सामने की चीज़ें दिखें, मतलब दूरदर्शी ना होके वो सिर्फ सामने की चीज़ों को देखे, अभी जो हम उसका लाभ हो रहा है सिर्फ वही देखते थे। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। टू द इवेंट ऑफ 1757, 1757 के जो वॉर हुए या जो इवेंट्स हुए उसमें जो भारतीय राजा थे क्या वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी दूरदर्शी नहीं थे। तो देखिए हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है कि जो भारतीय राजा थे वो कैसे थे। देखिए भारतीय राजा क्या थे, कह रहा है यस, आंसर देखिए आंसर कह रहा है यस, हाँ। जो भारतीय राजा थे, राजकुमार थे, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो अदूरदर्शी थे। इन देयर अप्रोच, उन अपने दृष्टिकोण में वो दूरदर्शी नहीं थे। देखिए उसके बाद है दे फॉट फॉट है, यहाँ पे हटा देते हैं, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर। फॉट का मतलब देखिए फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। ये जो है फाइट, फॉट, ये थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है। ठीक है, तो फॉट अगेंस्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ाई कर रहे थे। विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की सहायता से वे आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक, और ये नहीं, मतलब वो जो भारतीय राजा थे उस समय वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि इसका आगे प्रभाव क्या होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे आने वाली जनरेशन पे इसका क्या प्रभाव मतलब जाएगा। इसलिए जो भारतीय राजा थे, भारतीय राजकुमार थे, वो शॉर्ट साइटेड यानी अदूरदर्शी थे। इसलिए धीरे धीरे दस द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स, इसलिए जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे शासक बन गए। भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा दिया और मतलब वो ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे और वो लोग धीरे धीरे भारत पर राज्य करने लगे। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, आप लोग बुक से मिलाते चलिएगा क्वेश्चन और आंसर आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। कह रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि अंग्रेज़ से ब्रिटिश लोग लेके आए, मतलब स्टेबलाइज किया था, भारत में लगाई थी कंपनी। सबड्यू का मतलब होता है वश में करना। ठीक है, द इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने बस में कर लिया, कैसे कर लिया। देखिए उत्तर देखेंगे हम लोग। चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या है इसका। तो हाँ देखिए आंसर कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो अंग्रेज़ लोग लेके आए थे, उसने भारतीय राजाओं को अपने वश में कैसे किया, बाय मेकिंग देम फाइट अगेंस्ट ईच अदर। उन भारतीय राजाओं को आपस में ही लड़ा के उनको अपने वश में कर लिया। मेकिंग देम फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना, अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में, ईच अदर मतलब आपस में, मतलब वे आपस के आपसी विद्रोह में ही वो एक दूसरे से लड़ने लगे भारतीय राजा जो थे। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें एक दूसरे में आपस में लड़ा के उनको अपने वश में कर लिया। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था ये वर्किंग विद द टेक्स्ट का। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वर्किंग विद टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। देखिए, कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन रॉय, कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल।
कह रहा है उस शब्द को बताइए, उस वाक्य को बताइए जो राम मोहन राय कहते थे कि किसके सपोर्ट में, मतलब किस चीज़ के सपोर्ट में कहते थे कि एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। राजा राम मोहन राय का कहना था कि सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म जो होते हैं वो एक ही बात बताते हैं, एक ही सिद्धांत बताते हैं। इसके लिए राजा राम मोहन राय कौन सा वाक्य बोलते थे ये हमें बताना है। तो चलिए ठीक, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए आंसर है काउज आर डिफरेंट कलर्स। कह रहा है, इसका उत्तर है कि राजा राम मोहन राय कहते थे कि काऊ, काऊ मतलब होता है गाय, गाय, काउज आर डिफरेंट कलर्स, गायें जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। देखिए गाय जो होती है, गाय अलग अलग रंग की हो सकती है, जैसे लाल, काली, सफ़ेद, तो ये सब मतलब मिला के हो सकती है गाय, लेकिन जो गाय का दूध होता है, कहने का मतलब है कलर, कलर का मतलब होता है रंग, ऑफ देयर मिल्क, मिल्क का मतलब है दूध, इज़ द सेम, जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद ही होता है, मतलब समान ही होता है। गायें भले अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन जो गाय का दूध होता है वो सफ़ेद ही होता है, वो और किसी रंग का नहीं हो सकता है। तो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो यहाँ पे टीचर का मतलब किससे है? टीचर का मतलब है धर्म गुरुओं से। पहले के समय में धर्म गुरु हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, जो जैसे हर धर्म में अलग अलग धर्म गुरु होते हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, हर धर्म में धर्म गुरु होते हैं। तो कह रहा है डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ओपिनियंस का मतलब है विचार, डिफरेंट का मतलब है अलग, अलग अलग धर्म गुरुओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक। बट इसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन, इसेंस का मतलब यहाँ पे है, ये जो इसेंस वर्ड लिखा है इसका मतलब है सार, एवरी का मतलब होता है हर या सभी, रिलीजन का मतलब है धर्म, इज़ द सेम। कह रहा है अलग अलग धर्म गुरुओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो सभी धर्मों का सार है वह समान है, ठीक। तो राजा राम मोहन राय ये एग्जाम्पल दिया करते थे। चलिए अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। अभी हमारे पास क्वेश्चंस एंड आंसर्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, ठीक। एक्सप्लॉइट जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है शोषण करना। इन वॉट वेज, किन तरीक़ों से, द ब्रिटिश ऑफिसर्स जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक्सप्लॉइट इंडियंस भारतीयों का शोषण कैसे करते थे। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों का शोषण किस तरह से करते थे, हमें बताना है। यह है क्वेश्चन का मतलब। आंसर हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या कह रहा है। देखिए आंसर कह रहा है द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन फॉलोइंग वेज। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों का शोषण निम्न प्रकार से किया करते थे। तो पहला तरीका देखिए, दे इम्पोजेज हाई टैक्सेस इवन ऑन पुअर फार्मर्स। इम्पोज का मतलब है थोप देना, ठीक। तो कह रहा है हाई टैक्स का मतलब है उच्च कर, कर जो जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स देते हैं ना आज के टाइम में, तो वही है टैक्स। हाई टैक्स का मतलब है उच्च कर, इवन ऑन पुअर फार्मर्स। उन्होंने क्या किया कि सभी के ऊपर उच्च करों को थोप दिया गया। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि जो गरीब किसान थे उनके ऊपर भी उच्च करों को थोप दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दे रियूंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना इंडियन हैंडक्राफ्ट बिजनेस। हैंडक्राफ्ट का मतलब अभी हमने बताया था पीछे कि जो हाथ से बनी वस्तुएं होती हैं हस्तशिल्प कहा जाता है इसे, ठीक है। तो जो भारतीय हस्तशिल्प का कारोबार था उसे अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया बाय लॉन्चिंग मशीन मेड प्रोडक्ट। क्या करके, जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थीं उन्हें बेचने लगे और जो हाथ से बनी वाली चीज़ों का व्यापार जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों का शोषण किया। चलेंगे आगे, देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है नेम दीज पीपल्स। इसमें छोटे मतलब इसके अंदर चार क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहला मतलब नेम लिखना है, एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में
कौन आता है, ये हमें उनका नाम लिखना है। चलिए देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है? द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। कह रहा है वह शासक कौन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिना झुके बिना रुके लड़ता रहा और अंत में लड़ते लड़ते मारा गया। वह कौन सा शासक था? तो उसका नाम हमें बताना है। तो देखिए उसका नाम क्या है? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। तो वह शासक जो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते रहा, बिना झुके लड़ता रहा और लड़ते लड़ते मारा गया, वह कौन था? टीपू सुल्तान, मैसूर का टीपू सुल्तान। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का दूसरा है, ठीक है। ये 2 3 ऐसे आ रहा है, पाँचवें क्वेश्चन का ही मतलब ये सब पार्ट है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का पार्ट है, तो सेकंड पार्ट है दूसरा, मतलब 5वें का दूसरा प्रश्न कह रहा है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वह कौन सा व्यक्ति था जो समाज में सुधार चाहता था? रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, ठीक है। तो देखिए कह रहा है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वह कौन सा व्यक्ति था जो समाज को सुधारना चाहता था? तो देखिए आंसर क्या है? आंसर है राजा राम मोहन रॉय, अ ग्रेट रिफॉर्मर। एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देखिए थर्ड, इसके बाद तीसरा है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वह व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है, देखिए पर्सन का मतलब होता है क्या? व्यक्ति। तो वह व्यक्ति कौन था? रिकमेंडेड का मतलब है सुझाव देना, ठीक है। जिसने सुझाव दिया किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब जिसने मतलब सुझाव दिया किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सुझाव किसने दिया? ठीक, ये है इसका क्वेश्चन का मतलब है। आंसर देखिए, आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज़ था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा का सुझाव भारत में लाने के लिए दिया। ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, 5वें का चौथा। देखिए कह रहा है 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था विद्रोह या क्रांति। 2 का मतलब 2, पॉपुलर का मतलब है बहुविख्यात या लोकप्रिय। लीडर्स मतलब पॉपुलर का मतलब है कि विख्यात, या जो मतलब जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। ऐसे 2 नेताओं के नाम बताइए, या ऐसे 2 लीडर जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो चॉइस में वेरी कह रहा है, अपने चॉइस के आधार पे आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति के 2 लीडर्स कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब एंड कुंवर सिंह। नाना साहब ने जो है इसका, तो देखिए नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किया था और कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर में, ठीक है। तो ये हो गया हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 5 के आंसर्स। अब हम लोग चलेंगे 6 और लास्ट है, लेकिन इसमें भी 4 पार्ट हैं। देखिए कह रहा है मेंशन द फॉलोइंग। तो नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके हमें उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट पहला इसका 6वें का पहला है कि 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। कह रहा है कि उस समय समाज में प्रचलित सामाजिक दो सामाजिक प्रथाओं के नाम बताइए। उस समय में प्रचलित 2 सामाजिक प्रथाओं के नाम बताना है हमें। तो चलिए देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर है कह रहा है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत, एंड और चाइल्ड मैरिज का मतलब है क्या? बाल विवाह। तो उस समय में प्रचलित समाज की 2 प्रथाओं में क्या हो जाएगा? पहला छुआछूत और दूसरा चाइल्ड मैरिज का मतलब है ये बाल विवाह। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 6वें का दूसरा प्रश्न। देखिए 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज, देखिए ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी और पॉलिसी का मतलब है नीति। तो कह रहा है अंग्रेज़ों के 2 दमनकारी नीतियों का नाम बताइए। ब्रिटिश का मतलब है अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में। तो कह रहा है 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज़, 2 दमनकारी नीतियाँ अंग्रेज़ों की क्या थी? देखिए आंसर है हाई टैक्सेस, उच्च कर,
एंड ruined इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। ruined का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, बर्बाद कर देना। इंडियन मतलब भारतीय, हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, बिजनेस का मतलब है कारोबार। तो अंग्रेज़ों ने जो हस्तशिल्प का कारोबार था, यानी हैंडमेड चीज़ें जो थी, जो हाथ से बनकर बिकती थी, उसको बर्बाद कर दिया था और सब पर उच्च कर थोप दिया था, यहाँ तक कि जो गरीब किसान थे उनके ऊपर भी। तो ये जो 2 दमनकारी नीतियाँ थी अंग्रेज़ सरकार की। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वें का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। 2 तरीके कौन से जिससे आम आदमी को परेशान होना पड़ा। वो कौन से 2 तरीके हो सकते हैं जो जिससे हमें मतलब ऐसा एहसास हो कि जो आम आदमी था उसे भी परेशान होना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है हाई टैक्सेस वाज इम्पोज्ड। हाई टैक्सेस, अभी मैंने बताया कि उच्च कर, इम्पोज मतलब थोप दिए, जो उच्च कर थे वो सबके ऊपर थोप दिए गए। और दूसरा देखिए, थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। थम का मतलब होता है जो हाथ का अंगूठा होता है। जो स्किल्ड वर्कर, जो कुशल श्रमिक थे, यानी कुशल मजदूर जो थे, जो अपने कार्यों में कुशल थे, यानी निपुण थे, वो अपने कार्य को बाकायदे बखूबी से करते थे, उनके हाथ के अंगूठे को काट दिया गया। तो ये 2 तरीके हैं या 2 मतलब कारण हो सकते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं जो आम आदमी थे उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा था अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो 6वें का तीसरा क्वेश्चन ये हो गया और इसका आंसर देखिए अब 6वें का चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 रीजन्स फॉर डिसकंटेंट दैट लेड टू 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहा है 4 ऐसे कारण बताइए जो 1857 की क्रांति के शुरुआत, मतलब जो जिसे पता चलता है कि जो 1857 की क्रांति थी वह क्यों हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति के 4 कारण हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या हो सकते हैं 4 कारण। तो चलिए इसके आंसर्स को देखेंगे। क्या है इसके आंसर? 4 रीजंस क्या हो सकते हैं जिससे 1857 का वॉर हुआ। तो देखिए पहला है, आंसर देखते जाइए। आंसर अब आप लोग देख लीजिए। 4 रीजंस मैंने दिए हैं। पहला है लैंड लॉर्ड्स हुज लैंड्स वर सीज्ड बाय ब्रिटिशर्स रिवॉल्टेड। लैंड लॉर्ड का मतलब है ज़मींदार, लैंड्स का मतलब है ज़मीन, सीज्ड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना सीज्ड का मतलब है जब्त कर लेना, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, रिवोल्टेड का मतलब है विद्रोह। तो वे ज़मींदार जिनकी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने जब्त कर दी थी उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, क्या हुआ कि जो जिन ज़मींदारों की ज़मीनें अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन वाइट सोल्जर। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कम वेतन दिया जाता था किसकी अपेक्षा में? जो वाइट का मतलब है गोरे। गोरे कौन लोग थे? जो विदेश से आए थे, वही अंग्रेज शासक। तो मतलब जो अंग्रेज़ों के सैनिक होते थे उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाता था, पेमेंट किया जाता था, और भारतीय सैनिकों को कम दिया जाता था। ये 1857 की क्रांति का एक कारण है। थर्ड है हैवी टैक्स ऑन फार्मर्स। तो किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाना। ठीक, 3 कारण ये हो गए। नेक्स्ट चौथा और लास्ट वाला देखिए, ब्राह्मण्स रिवोल्टेड। ब्राह्मणों ने विद्रोह किया। क्योंकि बिकॉज का मतलब है क्योंकि ब्रिटिशर्स का मतलब अंग्रेज, वर यूजिंग, अंग्रेज जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे क्या? काऊ फैट एंड पिग फैट इन बुलेट्स। काऊ फैट का मतलब है गाय का चमड़ा और पिग फैट का मतलब है सुअर। पिग मतलब होता है सुअर। पियर के चमड़े को गोलियों बारूदों में मतलब इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए ब्राह्मणों ने विद्रोह किया। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो गाय और सुअर की चर्बी या चमड़े से क्या बना रहे थे? बुलेट, या जिसको हम लोग गोली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें 4 पार्ट थे और यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आंसर थे लेसन 3 के ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, एक नए पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ, एक्सरसाइज को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट।